हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं क्रॉस टॉक के एक नए एपिसोड में जिसमें हमारे साथ एक बिज़नेस मेंटोर है, स्टार्टअप मेंटोर है। उनका खुद का अपना भी एक बिज़नेस है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं अभी तक की उनकी बिज़नेस लाइफ जर्नी कैसी रही और वो क्या एडवाइस देना चाहते हैं एक स्टार्टअप फाउंडर को या एक स्टार्टअप ओनर को जो कि एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हो। तो हम वेलकम करते हैं योगेश जी का, जो कि आज हमारे साथ हैं। सो योगेश जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बताएं। सो छोटे से शहर से आता हूँ। आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल बरेली। नाम सुना होगा आपने? बरेली यूपी। यूपी। झुमका गिरा था, जहाँ पे झुमका गिरा था, तो उसी शहर से मैं आता हूँ। छोटा सा शहर है, वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करी मैंने। और जब 12th में थे तो डैडी गुजर गए। उससे पहले भी काफ़ी टाइम बीमार चल रहे थे। तो एक्चुअली अगर मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी देखी जाए तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई। जब मैं 10th क्लास में था तब मैं 9th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो बाकी हम सारे भाई बहन मिलके ट्यूशन पढ़ाते थे। मेरी मम्मी शी वॉज अ टीचर इन अ स्मॉल स्कूल, वो ट्यूशन पढ़ाती थी शाम शाम को। साथ में हमको भी थोड़ा चस्का लग गया ट्यूशन्स पढ़ाने का, और उसमें मज़ा भी आता था। एक अंदर से लगता था कि हाँ, मतलब कि किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, और बच्चा जब वो अच्छे मार्क्स लेके आते, एक अच्छी सी अकम्पलिशमेंट होती थी। और छोटे शहरों का कल्चर है कि एक मिठाई का डब्बा मिल जाता, तो उसमें एक अलग ही टाइप की खुशी मिलती थी। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। ट्यूशन्स पढ़ाने से एक जो चस्का लग गया कि हाँ यार, मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्कूल भी जा रहे हैं और साथ साथ अपना शाम को आके थोड़े से पैसे भी कमा पा रहे हैं। वहाँ से आपको जब वो चस्का लगता है कि हाँ यार, थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है साइड और में। वो एक्स्ट्रा मनी बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, और क्यों नहीं अच्छा लगे। और उसके साथ साथ क्या होता है कि मतलब आप लोगों को लगता है कि यार हम सब लोग शायद एक स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम फैमिली में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी से कंप्लीशमेंट होती है कि हाँ ठीक है, हम भी बच्चे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्यों नहीं करना भी चाहिए। बिल्कुल। तो 12th के बाद, 12th तक मैंने बरेली से अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद 12th में था तब डैडी की डेथ हो गई थी। उसके बाद दिमाग में आ रहा था कि नहीं यार, सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन तभी हो पाएगी जब अपना कुछ हम अर्न कर पाएंगे। वो एक कहावत है ना कि लर्न करो अर्न करो। हमारे साथ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। हमारे साथ था कि अगर लर्न करना है तो पहले अर्न करना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि अगर आगे खुद पढ़ाई करनी है तो शायद उसकी कमाई खुद करनी पड़ेगी। तो बरेली छोड़ने का फ़ैसला किया। तो मम्मी पूछती क्या करेगा दिल्ली जाके। तो मैंने कहा कुछ भी कर लेंगे, इसमें क्या है। बोले फिर भी कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। तो दिल्ली में रिलेटिव्स थे। कुछ टाइम किसी रिलेटिव कह रहा, कुछ टाइम किसी का रिलेटिव कह रहा। तो दिमाग में ये था कि नहीं, अब क्या होता है, छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, एक्सपोजर नहीं मिलता, आपको पता नहीं होता है कि क्या क्या आप कर सकते हो लाइफ में। और छोटे शहरों में जब तक हम थे, हमें सिर्फ यही पता था कि बड़े होकर क्या बनना है जी, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और 3-4 स्ट्रीम्स हमें पता होती, मेडिकल स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम है, और एक आर्मी। हाँ आर्मी कर लो। सूखा सा था, मैं आर्मी तो मुझे पता रिजेक्ट कर ही देने थे कि भाई सूखा सा बंदा, इसको क्या आर्मी में रखे, कोई दुश्मन थप्पड़ मार के चला जाएगा तो वहीं मर जाएगा। तो आर्मी में ट्राई किया, क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वट एवर द रीज़न, आपको पता ही, अभी बताया मैंने आपको। तो उसके बाद था इंजीनियरिंग करनी थी, लेकिन इंजीनियरिंग का भी फिर ये था कि नहीं हो पाएगी, कॉस्ट थी, कॉस्ट या तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फैमिली रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो ठीक है, मम्मी पूछती हैं दिल्ली में जाके क्या करें। मैंने कुछ भी कर लूँगा, रेस्टोरेंट में जाके बर्तन मांज लूँगा। लेकिन दिमाग में था कि आई विल डू समथिंग। तो दिल्ली आ गया। दिल्ली आके ये पहले अपने किसी रिलेटिव के यहाँ, फिर कुछ टाइम किसी रिलेटिव के रहा, तो उन्होंने कुछ गाइड किया, थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लेके हमने कुछ कुछ स्टार्ट किया। दैट थिंग डिडंट वर्क आउट। फिर एक जगह मैंने, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने यहाँ पर दिल्ली में आके एक शोरूम में, कपड़े के शोरूम में जॉब की। वहाँ पे आई वाज सेल्समैन। सो दैट वाज माई फर्स्ट जॉब जो मैंने स्टार्ट किया। सुबह मॉर्निंग में आई यूज़ टू गो टू मैक्स मिलर भवन, ये दिल्ली कस्तूरबा गांधी मार्ग में है, वहाँ पे मैं जर्मन पढ़ने जाता था। तो वहाँ पे किसी ने मुझे बोला था कि मेरे एक क्लोज रिलेटिव, उन्होंने कहा था कि जर्मन लैंग्वेज कर ले, साथ में बीए कर ले, हिस्ट्री के साथ तू उसमें मास्टरी कर ले, और आई विल हेल्प यू इन गेटिंग इनटू दिस टूरिज़्म डोमेन। तो उसका मैंने शुरुआत करी। तो ठीक है, मॉर्निंग में जर्मन होती थी, सुबह 7 बजे क्लास होती थी, 7 से 9 क्लास होती थी। 9 बजे बस पकड़ के साउथ एक्स जाते थे, अपना शोरूम खोलते थे, शाम तक शोरूम में जॉब करते थे। उसके बाद शाम को फिर मैं कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखा मैंने। टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी था।
तो कंप्यूटर्स में अच्छा, अब यहाँ पर मैं साथ साथ में बीए कर रहा हूँ। मैंने बीए स्टार्ट कर दी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने बीए अपना रजिस्टर कर लिया। फिर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स वगैरह स्टार्ट किया। उसमें आई वाज डूइंग वेल। मुझे टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड था, मेरा इंटरेस्ट था। उस समय इंटरनेट नहीं होता था। जो भी पढ़ना, आपने जो किताबें खरीद ली आपने मार्केट से या आपकी कंप्यूटर सेंटर की लाइब्रेरी से आपने कर रेंट बोरो कर ली, तो उनसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया। एक कंप्यूटर सेंटर, अच्छा उस समय क्या हुआ था कि मैं सोच तो रहा था कि टूरिज़्म डोमेन में जाऊंगा, लेकिन ये 98-99 की टाइम फ्रेम की बात है। आई एम एग्जैक्टली फॉरगेटिंग द डेट। उस समय क्या हुआ कि इंडिया ने पोखरण में टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट। तो उस समय क्या हुआ, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए, दिस इज़ एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे इंडिया ने, तो क्या हुआ कि इंडिया में सैंक्शंस लग गए थे बहुत सारे। टूरिज़्म बिल्कुल ठप हो गया, तो जो टूरिस्ट भी आना इंडिया में बंद हो गए थे, नहीं आ रहे थे बिल्कुल। तो जो मेरी जो रिलेटिव थे जिन्होंने मुझे टूरिज़्म का कहा था, उन्होंने कहा था कि टूरिज़्म अभी बैड फेज से गुजर रहा है, पता नहीं कब रिवाइव होगा, यू शुड स्टार्ट समथिंग एल्स। और उस समय .com बूम आ रहा था। सो तभी मैंने ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह करना शुरू किया। हाँ, तो उस समय सेल्समैन की जॉब कर रहा था, तो साथ साथ ये भी कर रहा था। तो अब सेल्समैन की जॉब थी, ठीक है लगता था, लेकिन कभी कभी कुछ कस्टमर्स मिसबिहेव करके जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा, अच्छा खासा आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, लर्नेड बैकग्राउंड। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही गिरे हुए खानदान से आ रहा हूँ और लोग मुझे ऐसा बुरा ट्रीट कर रहे। करना किसी को भी नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा कभी कभी बैड ट्रीटमेंट हो जाता तो अंदर से लगता था नहीं यार ये मेरी लास्ट जॉब है सेल्स की, इसके बाद मैं इस टाइप के सेल्स की जॉब में नहीं जाऊँगा। मैं कंप्यूटर कोर्स किया, उसके बाद एक दूसरे कंप्यूटर सेंटर में उस कोर्स के चलते चलते मुझे वहाँ पे जॉब ऑफर आ गया। वहाँ पे निकला हुआ था जॉब ओपनिंग, तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरा टेस्ट लिया, उन्होंने कहा डेमो दो, तो मैंने डेमो दिया। दे लाइक द वे आई स्पोक, बड़ा कॉन्फिडेंटली आई वाज टीचिंग। तो एक उन्होंने बैच दिया था डेमो करने के लिए, तो बच्चों ने भी अच्छा फीडबैक दिया, तो वहाँ पे मेरी जॉब लग गई। तो मैंने ये सेल्समैन की जॉब छोड़ दी। तो वहाँ से मुझे मतलब इधर मॉर्निंग में पढ़ता था, नहीं इवनिंग में पढ़ता था, और मॉर्निंग से दोपहर तक के मैं वहाँ बैचेज लेता था। उसके बाद क्या हुआ, एक .com बस्ट आया। तो किस्मत, ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई मेरे साथ, ठीक है। पहले वो जब सैंक्शंस लगे तो वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ठप हो गया। तो जब मैं इसमें गया तो ये .com 2000 नहीं 2001 में आया था। 2001 में, हाँ, रिसेशन भी चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, मैं ठीक है, वो सेंटर काफ़ी सारे बंद होना शुरू हुए जो ट्रेनिंग्स दे रहे थे, तो सेंटर बंद होना शुरू हो गए। तो मेरे सेंटर हेड ने कहा कि वी आर गोइंग टू शट डाउन, आप देख लो कहीं जॉब वगैरह। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब वगैरह ढूंढना शुरू करी, और मेरे फ्रेंड ने एक किसी ये कंसल्टेंट को मेरे को रेफ़र किया। मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए भेजा। तो वहाँ पे था वो टेक्निकल राइटिंग एक जॉब होती है, तो मुझे उसके लिए भेजा गया। तो मैं इंटरव्यू वहाँ पे पहले मुझे जो रिटन टेस्ट दिया, इंग्लिश का टेस्ट था और टेक्नोलॉजी का टेस्ट था। टेक्नोलॉजी मुझे बहुत अच्छी आती थी। इंग्लिश, आई कम फ्रॉम स्टडीड इन कॉन्वेंट स्कूल, तो इंग्लिश बहुत ही अच्छी थी मेरी। तो टेस्ट मेरा लगभग 100% तो करेक्ट नहीं होता, आई थिंक 92% स्कोर कर लिया था मैंने। तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल राइटिंग जॉब है, डू यू नो व्हाट टेक्निकल राइटिंग इज। मैंने कहा नहीं, मतलब जॉब लेने आया हूँ, मुझे पता नहीं किस चीज़ की जॉब है। बस टेस्ट दिया। अब अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोग जिस जगह से आते हैं, हम सिलेक्टिव नहीं होते थे कि नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा तो मैं वो नहीं करूँगा। हमें होता था हमें जॉब चाहिए, क्योंकि हमें पता हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आगे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो इंटरव्यू के टाइम में उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे समझाया, इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये जॉब होती है। मैं भी बता दूं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होता टेक्निकल राइटिंग। तो टेक्निकल राइटिंग एक आईटी रिलेटेड जॉब ही है। जैसे कंपनी में जो टेक्निकल जो कंपनीज होती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी कंपनी, उसमें एक डेवलपमेंट होता है, क्यूए होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, और इस टाइप की बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो ज़रूरी नहीं आपने सबने डेवलपर ही बनना है, आप सबने क्यूए क्यूए ही करना है। टेक्निकल राइटिंग होती है कि कंपनी जो भी सॉफ्टवेयर बना रही है या कंपनी जो भी हार्डवेयर बना रही है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, यूज़र मैनुअल्स लिखते हैं। अब जैसे वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास जाएगा, अब उसके पास जब तक यूज़र मैनुअल नहीं है, उसको कैसे पता है कि प्रोडक्ट को हमने कैसे यूज़ करना है। तो ऐसी सॉफ्टवेयर भी है, उसके लिए भी बहुत डीप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होता है। कुछ तो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं, तो लेकिन जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं उनके लिए यूज़र मैनुअल्स बनते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन कुछ होता है कंपनी स्पेसिफिक बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी आपने स्टार्ट करी, आप मेरे पास आए, मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, आपने कहा योगेश मुझे आके इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है,
तो मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दूंगा, साथ में आपको मैं यूज़र मैनुअल भी दूंगा, बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब पता लग जाएगा। कमिंग बैक टू मेरा करियर, उसके बाद जो मेरी टेक्निकल राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद आई केप्ट ऑन वर्किंग, एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। हम लोग इंडियंस हैं, कंपनी जंप करती हैं, करनी भी चाहिए, ठीक है, थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। छोटी कंपनी स्टार्ट किया, बड़ी कंपनी में गया, फिर अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब किया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हाईली टेक्निकल कंपनीज में भी जॉब किया जो सिक्योरिटी डोमेन में है, ईआरपी डोमेन में है, सेमीकंडक्टर्स में है। मैंने LSI सेमीकंडक्टर्स में काम किया, सैनडिस्क में काम किया, VMware में काम किया। दीज आर लाइक बिग नेम्स। इनके लिए, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट्स। तो अब लोग सोचते हैं यार तुम तो BA पास हो, तुम यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में कैसे चले गए। LSI सेमीकंडक्टर्स में था मैं, तो अगेन सेमीकंडक्टर्स अ वेरी वेरी टेक्निकल डोमेन। तो उसमें आई वाज मैनेजिंग अ टीम ऑफ 12 पीपल, जिसमें से एक ग्राफिक आर्टिस्ट था, बाकी 11 लोग राइटर्स होते थे। अगेन अगर मैं सोचूं कि मैं सिर्फ BA पास था, BA पास करके क्या कर पाया, क्यों कर पाया, क्योंकि दिमाग में एक थॉट था कि कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। और मैं कभी डरा नहीं, कभी घबराया नहीं। कोई नई टेक्निकल चीज़ है, मैंने ये नहीं बोला कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत लोग तो अपने आप को ना नुकसान ये करते हैं, अपने आप को नेगेटिव बातें बोल के ना अपने आप को गड्ढे में डाल देते हैं। मैंने अपने अंदर कभी ये नेगेटिविटी नहीं आने दी, ठीक है। जब मैं अपनी जो फर्स्ट मेरी जो जॉब थी, जो मैं ट्रेनर था, जब मैं C++ जावा पढ़ा रहा था, मैं उसमें ग्रेजुएट भी नहीं था, अपनी ग्रेजुएशन में कर रहा था साथ साथ। इस सेंटर में पढ़ रहा था, दूसरे सेंटर में पढ़ा रहा था साथ साथ। तो ये कैसे हो पा रहा था, क्योंकि दिमाग में फितूर था, नहीं यार आई कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई ऐसी तोप नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से जो अपने आप को, अगेन हमने अपने आप को पुश करना है, पॉजिटिव हमें कोई और नहीं कर सकता। जाके कोई बंदा ना कि आपको एक बार मोटिवेशन एक बार देगा, उसके बाद चला जाएगा। आजकल देखो यूट्यूब पे मोटिवेशन स्पीकर्स भरे पड़े, बट इंसान अपने आप से ही मोटिवेट होता है। मोटिवेशन के अलावा एक चीज़ और है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, जिसको बोलते हैं रूटीन। आपकी हैबिट्स क्या हैं, ठीक है। आप रूटीन में एक चीज़ करते चले जाओ, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे उस समय के मोटिवेशन स्पीकर्स कहाँ होते थे सर, और कुछ टाइम से, ठीक है, खूब कुछ जब इंटरनेट आया, इंटरनेट क्या, यूट्यूब आया, तब जाके मोटिवेशनल स्पीकर्स आए, ठीक है। मैंने भी कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस दिए, और मुझे पता लोग मुझे भूल चुके होंगे कौन नहीं किया। मैंने कई कॉलेजेस बेंगलोर में कुछ कॉलेजेस में मैंने टॉक्स दिए, स्टेज पे खड़े होकर, मेरे सामने 1000 बच्चा बैठा है। मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस में दिए, मुझे कोई भी याद नहीं रहा, मैंने कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं करवाई, मुझे वो शौक भी नहीं था। मुझे बस ठीक है, लोगों ने कहा कि यार यू हैव एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। मैंने चलो ठीक है, आ जाते हैं, स्टेज पे खड़े होकर माइक पकड़ो, बोला। और टचवुड, झूठ नहीं बोल रहा मैं कि मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है इस टाइप की, कि मैं बोलूँ किसी कॉलेज से कि नहीं जी मुझे रिकॉर्डिंग करके दो, क्योंकि मेरा वो पैशन नहीं था, मुझे इस टाइप का बनना भी नहीं था। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि उस समय जाके अगर मेरी कोई स्टोरी सुन के किसी को, एक बंदे को भी अगर कुछ हेल्प मिल जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद उस समय कुछ मेरी स्पीच सुन के किसी को कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। बहुत लोग सुनते हैं मुझे। तो कमिंग बैक टू दैट, कि वही जो है जॉब में करता चला गया और अपने आप को मोटिवेट करता गया, ठीक है। और रूटीन, जैसे मैंने बताया, जब मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था उस समय मैंने 75,000 रुपीज़ दिए थे। कब? 1998 टाइम फ्रेम में। आज से करीब 25 साल पहले मैंने 70-75 हज़ार रुपये देके मैंने वो 6 महीने का कोर्स किया था। आजकल के टाइम में एवरीथिंग इज़ फ्रीली अवेलेबल, सब कुछ आपके हाथ में। आपने जॉब करनी है, आप उसमें सक्सीड कर सकते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप उसमें सक्सीड कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो है थोड़ा फोकस होना है और अपना रूटीन सेट करना है। आप सोचो कि मैं रोज़ एक मोटिवेशनल वीडियो देखूं और मैं चार्ज हो जाऊं, अरे चार्ज हो के क्या होगा, कुछ करोगे नहीं तो चार्ज का क्या करोगे, है ना। और लेकिन इसके बाद आपने काम करना है, ठीक है। इसके बाद अपना रूटीन बनाना, अपना गोल सेटिंग करनी है। अब मैं अगेन रिलेट करता हूँ, गोल सेटिंग हमारी लाइफ में, हम कहते हैं हमें गोल बनाने नहीं आते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। गोल बनाना हम सबको आता है, गोल सेटिंग सबको आता है, बहुत आसान होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको एक गोल दिया जाता है साल का, एक टीचर है साल का, आप बताते हो ना कि जब बच्चा, क्या हमने भी पढ़ाई करी है भाई स्कूल में, हमें पता है 1 साल के अंदर इतना करना है, तो गोल ही तो हमारा, ठीक है। उस गोल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फाइनल टर्म, फिर उसके बाद उनके यूनिट टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो यही तो तरीका है गोल सेटिंग का। तो आपकी जो हैबिट्स है ना, आपकी रूटीन है, यही आपको सक्सेस दिलाते हैं। मोटिवेशनल स्पीचेस जो है ठीक है, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो नहीं काम आती। मोटिवेशन विल नॉट वर्क।
यू विल हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज़ और, स्कूल में हम क्यों सक्सीड कर जाते हैं, स्कूल होता है हम अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं, क्यों सक्सीड कर जाते हैं, इसलिए सक्सीड कर जाते हैं क्योंकि हमारे पे डंडा होता है दो लोगों का, पेरेंट्स और टीचर्स का। टीचर स्कूल में डंडा दे रहे होते हैं, पेरेंट्स घर पे डंडा दे रहे होते हैं, तो इस करते हो जाते हैं। जैसे ही हम थोड़े से आज़ाद होते हैं ना, कॉलेज आया, ठीक है, अब कॉलेज में टीचर्स कहते हैं भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें डंडे देने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग इतने जैसे कॉलेज में आते हैं हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे पेरेंट्स जो है ना ये क्या बोल रहे हैं, इनको क्या पता आजकल की पढ़ाइयों के बारे में। तो हम पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, मतलब टीचर्स को इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं कि बस जी अब हम करेंगे, वहीं पे हम लोग गड़बड़ शुरू कर देते हैं। तो अपने अब क्या होता है ना, मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, डंडा, ठीक है। तो अब यहाँ पर डंडा तो आपके पास ऊपर है नहीं, जब आप इंडिपेंडेंट हो गए, बड़े हो गए, तो आपको डंडे क्रिएट करने पड़ेंगे अपने लिए। डंडे क्रिएट कैसे कि अपनी गोल सेटिंग करो ना, अपने आप को टाइम तो मुझे ये करना ही करना, नो बात, वरना नहीं करूँगा तो लानत है मेरे पे। जब मैं इतना सारा बैठ के 12th तक के मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम दे आया, सब कुछ कराया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बच्चों का खेल है, तो लेकिन हम ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े हम पहाड़ तोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। 10th बड़ा टफ माना जाता है कि हाँ जी बड़ा एक हमारा लाइफ का माइलस्टोन होता है। 12th हमारा माइलस्टोन होता है। इंजीनियरिंग के लोग एग्ज़ाम देते हैं, जेई करने जाते हैं, बड़े माइलस्टोन्स होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही जब हम अपने करियर में आते हैं यहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे कोई डंडा दे ही नहीं रहा। अब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है भाई बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, अपनी ज़िंदगी खुद संभालो, लेकिन हम नहीं संभाल पाते अपनी ज़िंदगी, ठीक है ना। या तो एक नया ट्रेंड चलाओ, या तो अपने ऊपर कोई कोच रख लो, ठीक है, जो आपको डेली बेसिस या वीकली बेसिस आपसे आपकी रिपोर्ट मांगे, भाई बता क्या किया, ठीक है। आप लोग कहते हैं कोच की क्या ज़रूरत है, अरे आजकल बड़े बड़े क्रिकेटर्स, क्या आपके विराट कोहली का कोच नहीं है, सचिन तेंदुलकर का कोच नहीं है, ठीक है। आप किसी क्रिकेटर को देख लो कि सबके कोच हैं, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर हम कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है, उसका जो कोच था वो क्या सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर था? प्रॉबेबली नहीं, बट उसको कुछ ऐसी चीज़ें उसको पता है कि मैं इसको ऐसे गाइड करूँगा सचिन तेंदुलकर को तो वो जाके इस जगह पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कोच आपसे ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तभी होगा, लेकिन हो सकता है कोच आपका थोड़ा विजडम ज़्यादा हो। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट होने के बावजूद भी उस बंदे से कोचिंग ले रहा है जो उतनी सेंचुरियाँ नहीं मार पाया, उतने रन्स नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी उसको पता है कि इस बंदे में विजडम है एंड इस बंदे की मैं सुनूंगा तो आई विल सक्सीड इन माई लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते, अपना कोच बनाइए ना कोई, और कोच ऐसा बनाइए जो आपको लाइफ में आपकी ट्रैक पे रखे और आपको सक्सीड करने में हेल्प करे। तो हम लोग कोच नहीं बनाते हैं, कहते हैं क्यों खर्चा करें, अरे वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। एक वो डिफरेंस ऑफ वर्डन, एक है एक्सपेंडिचर, एक है इन्वेस्टमेंट। स्पेंड करेंगे लेकिन कोचिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो लोगों का दिमाग हिले हुए हैं। प्रॉब्लम यही है, हम लोग गलत जगह पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात समझ में आ जाएं तो आप लाइफ में बहुत सक्सीड कर जाओगे। और वही है ना कि हम लोग धरती पे आए क्यों हैं? दारू पी के गलाने के लिए थोड़ी आए, कुछ करने आए ना, अचीव करने आए, और किसी और के लिए नहीं करने आए, हम अपने लिए करने आए हैं, ठीक है। आज जो मैं कर रहा हूँ मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा परफॉर्म करता हूँ लाइफ में तो मुझे देख के मेरे बच्चे मुझसे इंस्पायर होंगे, उनको लगे हाँ यार डैडी ने इस जगह पे इस मुकाम पे पहुँचे थे, मुझे आगे और पहुँचना है। तो सर आजकल जैसे लोग अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लोगों का आज एक स्टार्टअप कल्चर का क्रेज़ है, तो आपकी क्या एडवाइस है उन्हें कैसे अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक नया बिजनेस या एक नया स्टार्टअप शुरू करने? प्लानिंग से पहले आपको ये देखना है कि आपको वो करना क्यों है, ठीक। कई लोग तो भेड़ चाल में बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, ओके, ये भी बता दूं, मैंने एक टेक्निकल राइटिंग जो मैंने इतने साल सीखा बिज़नेस कंपनीज़ में, वो सीखा मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, टेक्निकल राइटिंग एजेंसी स्टार्ट करी मैंने माइंडविक नाम से, MINDIVIK, उसको जाके गूगल कर सकते हैं, mindvic.in कंपनी की वेबसाइट है। तो वो मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी बैक टू बैक मेरी 2 बार कंपनी से ले ऑफ हुआ। फिर मैंने कहा कि नहीं अब मुझे करना है, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, एजेंसी स्टार्ट की, और वहाँ से मेरे बिज़नेस की स्टार्ट हुई। अब कमिंग बैक टू क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, 2 चीज़ें। पहली, आप बिज़नेस उस फील्ड में करें जो चीज़ आपको आती है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ करना आती है, वो आप कई सालों से करते आ रहे हैं, आपको पता है इनसाइड आउट ऑफ दिस थिंग। उस चीज़ का अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की बढ़ जाती है।
दूसरा, कोई ऐसी चीज़ जिसका लेके आपको जुनून है, पैशन है, आप उसके लिए दीवाने हो कि मुझे यार, और ये चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल आप सुबह कंपनी में जॉब करते हो सुबह शाम तक, और वीकेंड पे आप ना क्रिकेट खेलते हो, और क्रिकेट आप बहुत अच्छा खेलते हो, ठीक है। तो क्रिकेट खेलते खेलते आपने क्या किया, आपने कहा यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आपसे आके इंप्रेस होते हैं कि सर आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप मुझे सिखा दोगे क्या। आपने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, आपको लगा यार मैं सिखा रहा हूँ, सिखाते हैं ना हम लोग जनरली फ्री में सिखाते हैं। तो अगर आपको लगे कि यार ये मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये आप कोचिंग को प्रोफेशन बना सकते हैं। आप अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक एग्जांपल दी है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक मेरा फ्रेंड था, उसको क्या शौक़ था, ही वाज गिटारिस्ट, गिटार बजाता था, और वही ही वाज वर्किंग विद मी इन अ सेमीकंडक्टर कंपनी, एंड उसको गिटार का शौक़ था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा यार इतनी बढ़िया गिटार बजाता तो अपना बैंड बजा। बोला उससे क्या होगा, मैंने कहा बैंड बना, उससे हो सकता है को एक्सपोजर मिले, कुछ इन्वेस्टमेंट, बोला कॉन्सर्ट्स मिले। बोला सोचा ही नहीं मैंने। तो थोड़ा उसको मैंने पंप अप किया, थोड़ा मोटिवेशनल टॉक दिया उसको, तो उसको लगा हाँ यार। तो उसने अपना वो ड्रमर और सिंगर ये सब मिलके 7-8 बंदों का मिलकर उसने बैंड बनाया, एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उसका बहुत बढ़िया बैंड चल रहा है, वो बहुत जगह जाता है, बहुत जगह बढ़िया बढ़िया कॉन्सर्ट करता है, इंटरनेशनल भी उसने ट्रैवल किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो थर्ड चीज़ में स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जनरली क्या होता है कि यार वो बंदा ना ये चीज़ कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, चलो घुस जाओ। वहाँ पे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो चीज़ आपको आती नहीं है, दूसरा उस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, और उस चीज़ का पैशन भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है आज तक। बस आपने देखा कि यार वो बंदा कर रहा है वो बिज़नेस, वो बड़े पैसे छाप रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है। आपका जुड़वा भाई हो सकता है, एक ही टाइम पैदा हुए, जन्म कुंडली भी आपकी सेम है, हॉरोस्कोप भी सेम है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो बंदा बिज़नेस कर रहा है, आपका भाई, सगा भाई, जुड़वा भाई बिज़नेस करके सक्सीड कर रहा है, आप भी कर जाए, आप हो सकता है फेल कर जाए। अब लोग कहेंगे कुंडली तो सेम थी, फिर भी क्यों नहीं कर पाए। कभी कभी कुंडली मैटर नहीं करती। तीसरी एक चीज़ बोलूँगा मैं, आप फेलियर लोगों से कम सुने, आप उसको देखें जो सक्सीड हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं जाके ना उन लोगों से पूछूं जो जिन्होंने किया नहीं और या जो फेल हो गए, तो वो मुझे नेगेटिव एनर्जी देके वापस भेजेंगे, और मेरा भी जो दिमाग खुल रहा था वो वापस बंद हो जाएगा, मैं डिप्रेशन में आके छोड़ दूंगा, यार ये क्या हो गया। जो मैं करके ट्राई करके फेल हो जाता हूँ अलग बात थी, मैं एटलीस्ट एक्सपीरियंस होता मुझे, ट्राई तो करते हैं कि अपने एक मैं अंदर एक स्टार तो होता कि हाँ यार ये मैंने करके देख लिया, इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब फेलियर को लोग नेगेटिव भी लेते हैं, आई डोंट थिंक फेलियर इज़ अ नेगेटिव। मैं भी बहुत जगह फेल हुआ हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ऐसी, ये तो चलो बड़े बड़े नाम है जो आपको नज़र में आ जाते हैं। आप किसी भी बिजनेस ओनर को बुला के यहाँ बिठाइए, उससे पूछिए भाई तू फेल हुआ, वो कहेगा हाँ मैं 10 बार फेल हुआ और एक बार सक्सीड हुआ, हर आदमी यही बोलेगा। तो अगर आप फेलियर से घबरा गए, आप एक बार फेल हुआ, आपने कहा यार छोड़ ना, वाइंड अप कर निकल, तो ये चीज़ें फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार फेल, कोई बात नहीं, सीखते चलिए ना। आपने क्या गड़बड़ करी, इस बार क्या गड़बड़ करी, उस बार क्या गड़बड़ करी, तीसरी बार क्या गड़बड़ करी, एक टाइम पे आके सक्सीड कर जाएंगे। कुछ स्टेज ऐसी आती हैं जब आपको लगता है कि नहीं अब शायद अब इतने बार फेल हो चुका हूँ, डजंट वर्क आउट, देन वाइंड अप। उसमें कोई बुरी बात भी नहीं वाइंड अप करने में। सी उस लेवल पे थोड़ी जाओगे कि नहीं जी अब मैं बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका हूँ, अब खाने के भी पैसे नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। भाई आपका जब पेट भरा होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। पेट खाली है और आप सोचे मैं बिज़नेस खड़ा कर दूँ, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी अपनी हेल्थ ठीक कर लो, अपना पेट भर लो, अपनी फैमिली की पेट भर, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ टेकन केयर ऑफ होनी चाहिए। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ लोग जो है अपना सारा बिजनेस जो पैसा होता है ना सब कुछ लगा देते हैं और फिर डूब जाते हैं, और वो फिर बेचारे इतनी बुरी हालत में आ जाते हैं। वो मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है फॉर एग्जांपल आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, उस 50,000 में आपके घर के खर्चे चल रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी हो रही है, शायद रेंट भी निकल जा रहा है, बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर इतनी आपकी इनकम आ रही है ना तो उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपनी क्या बोलते हैं ना रोज़ी रोटी को खतरे में मत डालिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहता है। क्योंकि अगर आपकी इन चीज़ों पे खतरे में आएगी ना आपका बिजनेस में दिमाग लगेगा ही नहीं, आप बार बार वापस पहुंचते रहोगे, यार कल की रोटी की जुगाड़ कहाँ से करूँ, यार कल मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस जानी है, यार रेंट जानी है, यार गाड़ी में पेट्रोल डालना है। तो आपको बिज़नेस करने के लिए आपके जो बेसिक्स हैं दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, वो कहीं से भी आ रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो जहाँ से आपको पता है इतने घंटे में काम करता हूँ, मुझे
इतने पैसे आ जाते हैं, मेरा ये घर का खर्चा चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर अगर कुछ करता हूँ तो एक्सपेरिमेंटेशन आप कर सकते हो लाइफ के साथ, ठीक है ना, कि चलो करके देखते हैं, मेरा इंटरेस्ट है, लेट मी स्टार्ट अ साइड गिग। तो ये 2-3 चीज़ें बातें बताना चाह रहा था कि अगर जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें टेकन केयर ऑफ करिए। और अगर छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर आप बहुत छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए बड़े बड़े लोन्स मत लीजिए, क्योंकि लोन्स का प्रेशर भी बहुत होता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बेचारे ईएमआई पे ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घर ले लिए, कार ले ली, सब कुछ लाइफ ईएमआई पे चल रही है। अचानक आपकी इनकम डगमगाई तो ईएमआई देने के पैसे जब नहीं होंगे, फिर अगेन आप अपना बिजनेस को फोकस छोड़ के वापस इसी जद्दोजहद में लग जाओगे कि यार मुझे इन चीज़ों। तो अगर आपने बिज़नेस करना है, अनटिल आपके पास ऐसे 2 चीज़ों लोग लोन लेके बिज़नेस करते हैं। आजकल आपने देखा होगा वो पीछे वो शार्क टैंक्स आया था, लोग इन्वेस्टमेंट्स, आपका बिज़नेस मॉडल इतना बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, प्रॉमिसिंग है, किसी को कन्विंस हो गया तो हो सकता है आपके बिज़नेस में आपके कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगा दे, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप छोटे हैं, अभी आपके पास इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है, कभी स्टार्टअप फेज भी तो होता है ना, ठीक है, और आप लोन छोटा है तो कोशिश करिए लोन किसी और से पैसा ना उठाइए, बूट स्ट्रैपिंग जिसको कहते हैं, अपने पास जितने भी हैं उसमें स्टार्ट करिए। जब आपको लगे कि हाँ यार ये मेरा मॉडल प्रूवन हो गया है, तब आप उसको एक्सपैंड करिए। कुछ होते हैं कि सोचते हैं कि पहले दिन ही मैं सीधा टाटा जितना बड़ा बन जाऊँ, अगर आप सोचोगे यू आर बाउंड टू फेल। टाटा ने भी जब बिज़नेस स्टार्ट किया वो शायद छोटे से स्टार्ट किया होगा। हम रिलायंस की बात करते हैं, किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बात करते हैं, दे स्टार्टेड विद जीरो। वो 1-1, 2-2, 10-10, उसमें 10 रुपये 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती होगी, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। स्टीव जॉब्स हैं या आपके बिल गेट्स हैं, इन्होंने सब ने जाके अपना बिजनेस बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट किया, अपना कंप्यूटर लिया, वहीं पे उन्होंने खटाखट काम शुरू किया। जब उन्हें एक लेवल पे आ गए फिर उन्होंने कहा, देन दे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मोर पीपल कि देखो जी ऐसा बिजनेस है, ये मॉडल है, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैम, पीपल स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग इन दैम। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास नहीं है पैसे तो थोड़े जोड़िए पहले, ठीक है, उतनी सेविंग कर लीजिए और उस सेविंग से आप खेलिए। नहीं है तो लोन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचें कि बिल्कुल ज़ीरो और आप लोन लेके करो, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप करो तो आप पीसफुली बिजनेस कर पाओगे। अगर आप सोचोगे ठोकर खाए बिना बिजनेस कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि किसी भी बिजनेसमैन को बुला के यहाँ बिठाइए, उससे पूछिए कि भाई तू कभी फेल हुआ, क्या बहुत बार हुआ, 10 बार फेल हुआ तो 1 बार सक्सीड हुआ, ठीक है। तो फेलियर्स नहीं है, ये फेलियर्स को फेलियर नेगेटिव मत लीजिए। फेलियर को मेरी एक पर्सनल बिलीफ भी है, आइदर आई सक्सीड और आई लर्न, यानी कि जो मैं फेल हुआ उससे मैं सीखा हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ वर्क नहीं करती, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है ना। एक और किताब भी है बड़ी इंटरेस्टिंग, जॉन सी मैक्सवेल की है, रिनाउंड वर्ल्ड का राइटर है, फेलिंग फॉरवर्ड। उस किताब को पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा। उसमें यही है कि भाई फेल होके पीछे नहीं जाना है, फेल होके आगे बढ़ना है। अच्छा, जब आजकल लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीम को कैसे मैनेज करें, कैसे हायरिंग करें या उस टीम को कैसे रिटेन करें। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। 100% बुक्स के अकॉर्डिंग कोई भी चल नहीं पाता बिजनेस। ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, जो लोग MBA भी करके आते हैं, बिजनेस कोर्सेज करके आते हैं, वो भी आप सोचें ना कि ऐसे ऐसे करेंगे हमारी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बावजूद भी दे हैव टू एक्सपीरियंस इट, क्योंकि लोग डिफरेंट, हर एक आदमी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, आपने बस ये सोचना है कि आपका जो फ़र्ज़ है, आपका एक फ़र्ज़ है कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना, आपने कमाई करनी है, ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट ए बिजनेस इज़ फॉर। दूसरा जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ग्रो कराना है। आप जब इस माइंडसेट से रहेंगे कि यार मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रोथ देनी है लाइफ में, उनसे सिर्फ लेना नहीं है, उनको देना भी है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सी बिज़नेस जो होता है ना, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सोशल वर्क यही है कि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपना टाइम, कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा सोशल वर्क है, क्योंकि आपकी वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, आपको उनके घर का भाई चूल्हा चल रहा है, ठीक है। तो ये आप बहुत बड़ा सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचो कि आप कोई अपने लिए काम कर रहे हो, आप उनके लिए भी काम कर रहे हो।
तो बिजनेस का ये होता है कि यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वन ऑफ कोर्स, यू आर वर्किंग फॉर देम एज वेल। बेशक वो एम्प्लॉयज़ आपके हैं, लेकिन आप ये सोचिए वो एम्प्लॉय आपके हैं, आपका फ़र्ज़ है आपने उनकी लाइफ में एडिशन भी करना है। मॉनिटरी एडिशन तो करेगा, चलो ठीक है, उसके बाद क्या उनकी लाइफ में उनको क्या ग्रोथ दे पा रहे हो आप, उनको उनके करियर में ग्रोथ दे पा रहे हो। और आपने जो क्वेश्चन पूछा रिटेन कैसे करें, अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे रिस्पेक्टफुली, मैंने कभी कभी बहुत सारे आजकल यूट्यूब वीडियोस फ्लोट होते रहते हैं, एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयज़ को गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर लगता है कि कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, उसको क्या भाई ठीक है, यू आर नॉट फिटिंग इनटू माय बिजनेस, आप यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आप कहीं और जाके कुछ और अपना देख लीजिए। गाली गलौज करके आप अपनी नेगेटिविटीज ऐड करोगे, उसकी भी नेगेटिविटीज ऐड करोगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप उनके लिए जेन्युइनली उनकी लाइफ में एडिशन करोगे, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करोगे, उनको सीखने में हेल्प करोगे, ठीक है, टाइम टाइम पे उनको अच्छे से अच्छा ट्रीट करोगे बेसिकली, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ आपके पास रहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार ये मेरा एम्प्लॉयर है, मेरे लिए जेन्युइन है, मेरी हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, तो वो भी देगा आपको। इट्स लाइक गिव एंड टेक, ठीक है ना। तो आप उसके लिए दीजिए, वो भी आपको रिटर्न में देंगे। अच्छा, दूसरी बात, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक एम्प्लॉय ने अगर जाना है, चाहे आपके लिए आपने उसके लिए जितना अच्छा किया हो, उसने जाना तो जाना है, हाँ, अगर उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है तो डेफिनेटली। और ऑनेस्टली बताऊं, जाना देना भी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो है एम्प्लॉय जब रिज़ाइन करता है ना, तो जो एम्प्लॉयर होता कहता है कि ठीक है वहाँ कितनी सैलरी मिल रही है, मैं तेरी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर आप उसकी सैलरी मैच कर पा रहे हो तो रोको, लेकिन अगर आप उसकी सैलरी मैच नहीं कर सकते तो उसको मत रोको, उसको जाने दो। और उसकी जाने में आपकी भी खुशी होनी चाहिए कि नहीं यार, मैं इसको 1 लाख सैलरी दे रहा था, दूसरी कंपनी इसको 2 लाख सैलरी दे रही है, तो लेट हिम गो ना। भाई आप भी तो इस बिजनेस में आए हो अपनी लाइफ में मॉनेटरी ग्रोथ के लिए, तो वो भी अपनी लाइफ में जॉब स्टार्ट की है मॉनेटरी ग्रोथ के लिए। भाई इन्फ्लेशन उसके लिए उतना ही बढ़ रहा है जितना आपके लिए बढ़ रहा है, आटा आपकी भी कॉस्ट उतनी है, उसके लिए भी आटे चावल की कॉस्ट उतनी है, ठीक है ना। तो अगर उसको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको जाने दीजिए। आप एक प्रोसेस बनाइए कि मेरा बिजनेस ऐसे ऐसे करेगा, उसमें ये रोल्स हैं, उसमें भी एम्प्लॉयज़ का नाम लिखिए, ए रोल, बी रोल, सी रोल, डी रोल, ई रोल, एफ रोल, जो भी अलग अलग रोल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए रोल ये काम करेगा, बी रोल ये काम करेगा, सी रोल ये काम करेगा, उस रोल में कोई भी बंदा फिट हो जाए, ठीक है। और आपको पता है ये ए रोल से बंदा थोड़े टाइम बाद चला जाएगा, उसको रिप्लेस करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए बिजनेस की। एम्प्लॉय रिटेंशन की स्ट्रैटेजीज बहुत टाइम तक काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा कि लोग इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, एक एक साथ 4 4 5 5 6 इंटरव्यूज चल रहे हैं, ऑब्वियसली चलना भी चाहिए। अब मेरे पास 3 4 ऑफर लेटर्स आ जाते हैं, तो मैं ढूंढता हूँ इसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली क्यों ना जाऊँ। तो ये बात आपके एम्प्लॉयर्स को भी समझनी चाहिए कि अगर आपके पास एम्प्लॉय आता है तो उसका जाना भी तय है, ठीक है ना। ठीक है। तो एक और एग्जांपल दूंगा, ट्रेन चल रही ना, यू आर अ ट्रेन ड्राइवर, ठीक है, आपकी ट्रेन ड्राइवर है, आप उसको इस डेस्टिनेशन से लेके बैंगलोर, दिल्ली से लेके आप बैंगलोर तक ट्रेन लेके जा रहे हो, उसमें कई सारे बीच में स्टेशन आते हैं, लोग चढ़ेंगे उतरेंगे पैसेंजर्स, तो आप किसी पैसेंजर पे फोर्स थोड़ी कर सकते हो, नहीं तू दिल्ली में मेरे साथ चढ़ेगा और बैंगलोर में मेरे साथ उतरेगा, ठीक है ना। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, ठीक है। आजकल इतने लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयज़ नहीं रहते, लोग 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल जॉब करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, उनको हो सकता है वहाँ पे दूसरी ग्रोथ में, बल्कि एक वैकेंसी खाली होगा तो उसके कोई दूसरा आके उसको ऑब्वियसली ओवरकम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी को लेकर चलिए, अब टाटा इतनी पुरानी कंपनी है, कितने साल हो गए, आई थिंक 100 साल शायद होने को आ रहे होंगे टाटा के। जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा कि वो सारे हैं टाटा में, नहीं है ना, लोग आ रहे जा रहे हैं, कितनों ने अपनी कंपनियां खोल ली हैं, अपनी कंपनी खोली, तो लोग ऐसे ही कंपनी चलती रहती है। कंपनी इज लाइक अ ट्रेन, मूविंग ट्रेन, इट विल कीप ऑन मूविंग, पीपल विल हॉप ऑन हॉप ऑफ, सो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप अपने प्रोसेस बनाइए कि आप अगर एक एम्प्लॉय जाता है तो आपके बिजनेस को झटका ना लगे। जनरली गड़बड़ लोग क्या करते हैं कि अपना सारा जो दारोमदार है एक बिजनेस का एक एम्प्लॉय के ऊपर डाल देते हैं कि सब कुछ करता धरता यही है, और अचानक वो चला जाए आपका बिजनेस डगमगा जाता है। तो आपने बस अपने कंपनी के प्रोसेसेस ठीक रखने कि अगर एक बंदा छोड़ के जाए तो एक बैकअप प्लान है, ठीक है ना, एक बैकअप प्लान, 2 बैकअप प्लान, वही करिए आप। अच्छा, आजकल जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, फंडिंग के लिए, तो आपको क्या लगता है वो कितनी सक्सेसफुल हैं अभी इंडिया में?
मैंने पर्सनली कभी ऐसी स्कीम अवेल नहीं करी, बट आई एम अवेयर ऑफ दी स्कीम्स। मुझे कुछ लोगों ने बोला भी था कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लो, लेकिन मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, मैं आई एम मोर ऑफ अ बूटस्ट्रैप पर्सन। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत करोड़पति अरबपति बनना भी नहीं है। मुझे पता है आई एम हैप्पी विद दिस स्मॉल बिजनेस, मैं इतनी टीम संभाल सकता हूँ, मुझे घर में जाके चैन से सोना है। आई डोंट वांट टू वर्क 24/7 एंड 24 घंटे काम करने वालों में से नहीं। मुझे एक टाइम के बाद घर जाके सोना है, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे वेकेशन पे भी जाना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, मुझे रिश्तेदारियों में भी जाना है, लोगों की शादी में अटेंड करनी है, ठीक है। तो मेरी अपनी लिमिटेशन है, तो मैंने जो है अवेल नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट पैसे नहीं बांट रही है। ये लोगों को बड़ा भ्रम है कि हम जाएंगे और गवर्नमेंट हमको पैसा फेंक के दे दी, ऐसे नहीं। गवर्नमेंट देखती है आपके पास जो आप बना रहे हो या जो सर्विस दे रहे हो, उसका बिजनेस प्लान होना चाहिए, एक प्रोजेक्शंस होना चाहिए। और आप जो है एकदम से जाते ही, मैंने सुना है कि एकदम से जाते ही आपको कोई बिजनेस में पैसा दे नहीं देगा, गवर्नमेंट भी नहीं देगी, बैंक लोन भी नहीं देगा। वो कहेंगे जी अपना पहले पिछला 2-3 साल का दिखाओ, टर्नओवर दिखाओ, अपना बिजनेस प्लान दिखाओ, अपने अकाउंट स्टेटमेंट दिखाओ, कितनी सेल्स दिखाओ, रेवेन्यू दिखाओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, उसमें जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, आपको लोन देती है। लेकिन आप पहले प्रूफ तो करो। ठीक, ऐसे तो हर एक बंदा कहेगा जी हाँ जी मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसे दे दो, गवर्नमेंट तो लुट जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा चीज़ में। सही बात। तो गवर्नमेंट सिर्फ उनको पैसे देती है जिनका कोई प्रूवन प्रोडक्ट हो, गवर्नमेंट को लगे कि हाँ इसका प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, इसके फ़ायदे हैं और इस बंदे को हेल्प मिलेगी और गवर्नमेंट को पैसा वापस मिल जाएगा। तब एक श्योरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली। और कोई भी इन्वेस्टर, चाहे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर मिल जाए आपको, शार्क टैंक आपका कोई शार्क मिल जाए आपको पैसा देने के लिए, वो भी तब देगा ना जब आप उसको, आप पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये बंदा कैलिबर है, इसके प्रोडक्ट में भी दम है, इसकी सर्विस में दम है और प्रॉमिसिंग लग रहा है, रिलायबल लग रहा है, ट्रस्टवर्दी है, मैं पैसे लगाऊंगा तो डूबेंगे नहीं। डूबते फिर भी हैं। कोई भी बंदे, कोई भी बिजनेस 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाता। आप सोचो कि 100 लोग बिजनेस में जाएंगे, 100 लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये कभी नहीं होने वाला। तो शार्क्स को भी, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि मैं 10 जगह पैसे लगा रहा हूँ, इसमें से 5 डूबेंगे, 5 हो जाएंगे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पहले अपने आप को सॉलिड करके जाना है किसी के पास पैसे लेने के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट इन्वेस्टर हो। अच्छा, जैसे आजकल बहुत सारे स्टार्टअप मेंटरशिप इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी काफ़ी हैवी फीस भी होती है, 5,000 10,000। आपको क्या लगता है कि वो इवेंट्स कितने हेल्पफुल होते हैं एक स्टार्टअप के लिए, फाउंडर के लिए? बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। सी इट्स लाइक अ स्कूल, लाइव स्कूल है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप सिर्फ कमरे में बंद करके आप चैट जीपीटी से पूछते रहे, गूगल से पूछते रहे, हाँ जी मुझे अगला स्टेप बताओ, अगला स्टेप बताओ, तो बिजनेस नहीं होने वाला है। आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा, आपको अगर स्विमिंग करनी है तो आप घर बैठ के थोड़ी स्विमिंग सीखोगे, आप कहाँ जाओगे? स्कूल में जाओगे, कोच को हायर करोगे। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ इस चीज़ में भी एप्लीकेबल है। आपने पढ़ाई करनी है, बच्चों को ये थोड़ी कि नहीं जी चलो बच्चे को मैं घर बैठ के पढ़ाऊंगा। हम स्कूल भेजते हैं ना बच्चे को, फीस देते हैं ना, अच्छी खासी फीस देते हैं, बड़े बड़े स्कूलों की बड़ी बड़ी फीस, जितना बड़ा स्कूल उतनी बढ़िया फीस, यानी कि बच्चा में निकल के आएगा ना। और ये फैक्ट है, आई एम नॉट बीइंग काइंड ऑफ प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन जो थोड़े छोटे साइज़ के स्कूल होते हैं, और शुड नॉट कॉल इट गवर्नमेंट स्कूल्स, मैंने देखा उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे पढ़ के आते हैं उनकी अलग है। अब आप IIM को या किसी अलग छोटे से कॉलेज के MBA को कंपेयर कर लीजिए। IIM का बंदा निकला हुआ MBA करके कहाँ पहुँचता है, IITians कहाँ पहुँचते हैं, और कई लोग ऐसे इंजीनियर्स भी हैं जो कहीं भी नहीं पहुँच रहे, छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कौन से मेंटरशिप प्रोग्राम में जा रहे हैं, फीस होती है, उस फीस की वैल्यू भी होती है, ठीक है। आप सोचेंगे पैसा वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पैसा नहीं, अगेन मैंने आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर की बात कराई थी। हम लोग दारू में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, भाई यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना, सही बात है। सीखोगे तो सही। आप यहाँ दे के आओगे 5,000, शायद 5 करोड़ निकाल लोगे वहाँ से, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 5,000 रुपये की नहीं है, 5 करोड़ की इन्फॉर्मेशन आपको 5,000 में मिल रही है, आप ये समझ लीजिए। तो आई वुड रिकमेंड, जाइए वहाँ पे जितना चाहिए, और अच्छा आपका सर्कल बढ़ता है, आपको सीखने को मिलता है। लोग आएंगे अपने अपने टॉक्स देके जाएंगे, उनसे नेटवर्क बनाइए ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े छोटे एनी साइज के बिजनेसमैन हैं, उनसे जाके हैंडशेक करिए ना, उनसे पूछिए सर आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस, आई वांट यू टू मेंटर मी। एक छोटी सी टिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एब्सोल्युटली। आप घर बैठे नहीं सीखोगे, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। सर आज आपसे बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो इस एपिसोड को देखें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
और हमारे नए गेस्ट का इंतजार करें, जो कि हम एक नए एपिसोड में आपके साथ नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे। थैंक यू।